नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं, आपका जो CTET का जो एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, तो इसके लिए जो संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, और सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन ये आ चुके हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर भाग 1 जो आ जाता है, और जिसमें जो पेडागोजी है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है उसके भी क्वेश्चन जो है संस्कृत में पूछे जाते हैं। तो जिसमें पहला जो क्वेश्चन है कि कविता पठन पाठन से उद्देश्यमस्ति, कविता पढ़ने पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो क्या होता है। कविता रचनाया नियम ज्ञान, कविता की जो रचना करने का नियम ज्ञान होना, प्रशंसा आनंद प्राप्ति, कविता या व्याकरणगत रूप ज्ञानम या कवि विषयक ज्ञानम। तो कविता पढ़ने पढ़ाने का जो मतलब है, उद्देश्य है, वो क्या माना गया है। और इनका जो उद्देश्य है जो ऑप्शन बी में है, क्या है, प्रशंसा और आनंद की प्राप्ति। क्योंकि जो पद्यांश जो होते हैं वो क्या है, पढ़कर मतलब गाए जा सकने वाले होते हैं, तो आनंद की प्राप्ति उन्हें पढ़ते हुए होनी चाहिए। तो इनके बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो कविता पठन पाठन से उद्देश्य प्रशंसन आनंद प्राप्ति च अस्ति, अर्थात कविता पठन पाठन का जो उद्देश्य है प्रशंसा और आनंद की प्राप्ति होता है। कविता हमें नव चेतना और नव प्रेरणा प्रदान करती है, वह हृदय के भाव को उद्गार करती है, या हृदय के भाव से उद्गार होती है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन बी वाला जो है इसमें माना गया है। उसके बाद है छात्राणाम शब्दावली ज्ञानवर्धनार्थम अधोलिखितेषु कथम प्रभावितम योजना स्यात्। तो छात्रों की जो शब्दावली है उसमें ज्ञानवर्धन हेतु मतलब ज्ञान की वृद्धि हेतु इनमें से कौन सी प्रभावी योजना है। प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगेन च वाक्य निर्माणम, विपरीतार्थकम पर्यायवाची नाम च शब्दानाम स्मरणम, प्रस्तुत संदर्भ अनुसार नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम या प्रत्येक नवीन शब्दार्थम शब्दकोश परामर्श है। तो यहाँ पर छात्रों की शब्दावली ज्ञानवर्धन के लिए कौन सी सबसे यहाँ पर प्रभावी योजना मानी गई है, और इनमें जो सबसे प्रभावी जो योजना है वो ऑप्शन सी वाली है। प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों के अर्थों का ज्ञान होना। तो इनके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। तो छात्रों के शब्दावली अर्थात ज्ञानवर्धन हेतु ज्ञान में वृद्धि के लिए प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों के अर्थों का अनुमान लगाना प्रभावी योजना है। नए नए शब्दों के भाव का अनुसरण करना हमारे ज्ञान पिपासा को अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर सी जो है इसको माना गया है, प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों का अर्थ अनुमान करना। उसके बाद है भाषा शिक्षक है छात्राणाम दोषान पश्येत। भाषा शिक्षक जो छात्रों के दोष जो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए या वो देखे जाने चाहिए। छात्र संशोधन संकेत के रूप में, अधिगम समस्या के रूप में, अधिगम संकेत के रूप में, या अधिगम का बाधक के रूप में। तो भाषा शिक्षक छात्राणाम दोषान पश्येत, भाषा शिक्षक अगर छात्रों के बच्चों के दोषों को देखता है तो दोषों को देखेगा तो इसमें ऑप्शन डी को माना गया है, अधिगम का संकेत के रूप में उनको देखता है। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं क्या कहा गया है कि भाषा शिक्षक छात्रों के दोष को अधिगम को संकेत के रूप में देखता है। इससे छात्रों के ज्ञान की सीमा निरूपित होती है और तथा छात्रों की इस कमी को दूर करने के विषय में प्रयास किया जाता है। तो मतलब कोई भाषा शिक्षक है, अगर कोई बच्चे पढ़ने में लिखने में कोई गलती कर रहा है तो उनके दोष को देखेगा और फिर ये देखा जाएगा कि यहाँ पर जो दोष है वो किस कारण से हुआ है,
जब उसके कारण का पता लग जाएगा तब फिर उसका उपचार किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षिका खाद्य विषयक पाठस्य पठनार्थम निर्देशनात् पूर्वं स्वभोजन प्रवृत्ति विषय समूहेषु वार्तालापं कर्तुं छात्रा निर्दिशति एवं सा किं करोति। शिक्षिका खाद्य विषयक पाठस्य पठनार्थम, खाद्य विषय जो पाठ है इनके पढ़ने के लिए निर्देशनात् पूर्वम, निर्देशन से पहले अपने अपने भोजन की प्रवृत्ति के विषय में समूह में वार्तालाप करने के लिए छात्रों को निर्देश देती है। तो यहाँ पर जो शिक्षिका जो है वो क्या करना चाह रही है, पाठस्य बोधक पूर्वकम पठनार्थम तान समर्थन करोति, कक्षागत ज्ञानेन च विद्यार्थिना जीवन अनुभव से संबंधम स्थापयति, तेषां भाषण कौशलस्य संवर्धनं करोति या पाठस्य उच्च पठनार्थम छात्रान् समर्थन करोति। तो यहाँ पर जो शिक्षिका क्या करना चाह रही है, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है, कक्षागत ज्ञानेन च विद्यार्थिना जीवन अनुभव से संबंधम स्थापयति। तो यहाँ पर क्या है, कक्षा के अंदर जो ज्ञान है उसके साथ ही जीवन के जो अनुभव है उनको स्थापित करना चाह रही है। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी वाला। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो एक शिक्षिका खाद्य विषयक पाठ के पढ़ने हेतु निर्देश से पूर्व अपने अपने भोजन विषयक प्रवृत्ति के विषय में छात्रों से समूह में वार्तालाप करने को कहती है, और इस प्रकार वह कक्षागत ज्ञान के साथ विद्यार्थियों के जीवन अनुभव से संबंध स्थापित करती है। तो कौन सा है, ऑप्शन 4 वाला जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा। उसके बाद है भाषा शिक्षणार्थम अधस्तनिषु कथमं व्यवहारवादस्य सिद्धांतम न अनुसरति। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण के लिए, भाषा शिक्षणार्थम अधस्तनिषु कथमं व्यवहारवादस्य सिद्धांतम न अनुसरति, व्यवहारवाद का एक अनुसरण यहाँ पर नहीं करता है। तो वो जो इनमें कौन सा माना गया है, भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम अनुकरणम दृढ़ीकरणम च कंठस्थीकरणम अभ्यासम च, और अभ्यास निर्माण प्रक्रिया। तो भाषा शिक्षणार्थम अधस्तनिषु कथमं व्यवहारवादस्य सिद्धांतम न अनुसरति, और इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है, भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रणम, तो इसी को क्या है यहाँ पर नहीं माना गया है। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो भाषा शिक्षण हेतु अंतर्निहित यंत्र व्यवहारवादी सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। अनुकरण और दृढ़ीकरण, याद करना और अभ्यास करना के साथ साथ अभ्यास निर्माण प्रक्रिया भाषा शिक्षण का व्यवहारवादी सिद्धांत माना गया है। तो कौन सा है, ऑप्शन ए जो उसको यहाँ पर माना गया है। उसके बाद है निम्नलिखितेषु कथमा उक्तिः उचितः। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी उक्ति सही है। कस्यचित् भाषाया ज्ञानम नाम विभिन्न परिस्थितिषु तस्याः भाषाया व्यवहार है। कस्यचित् भाषायाः ज्ञानम नाम तस्याः भाषाया सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम। कस्यचित् भाषाया ज्ञानम नाम तस्याः भाषाया शुद्ध व्याकरणस्य ज्ञानम, या कस्यचित् भाषाया ज्ञानम नाम तस्याः भाषायां लेखनस्य ज्ञानम। तो सही बताना था, इसमें सही कौन से वाला है। तो इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है, कस्यचित् भाषाया ज्ञानम नाम तस्याः भाषाया सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम, तो इसी को क्या यहाँ पर इसमें सही माना गया है। किसी भाषा के ज्ञान से तात्पर्य उस भाषा के सभी शब्दों के ज्ञान से, क्योंकि शब्द ज्ञान से ही उस भाषा का अर्थ ग्रहण या समझ विकसित होती है। तो यही जो यहाँ पर इसमें कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है लेखन कौशल विकास में शिक्षक है मुख्यतया अवधारित। तो लेखन कौशल का जो विकास है इसमें शिक्षक को मुख्य रूप से किस पर ध्यान देना चाहिए। काल मर्यादा, व्याकरण, सुंदर हस्ताक्षरम या भाव अभिव्यक्ति। तो लेखन कौशल के विकास के समय में जब बच्चों को लिखने के लिए दिया जाता है, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो कौन सा है, भाव अभिव्यक्ति। तो लेखन कौशल के विकास के समय शिक्षक को मुख्य रूप से भाव अभिव्यक्ति प्रदान होना चाहिए। लेखन कौशल की चाहत शब्द ज्ञान के साथ साथ भाव पर भी आधारित होती है। तो ऑप्शन डी जो है इसको यहाँ पर माना गया है। हो सकता है कुछ जो बच्चे उनके अंदर व्याकरण और सुंदर हस्ताक्षर आ रहे हों, लेकिन ऑप्शन डी जो है इसका
माना गया है। तो लेखन कौशल के विकास में शिक्षक मुख्य रूप से जो मतलब धारण करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए या किया जाना चाहिए, तो लेखन कौशल के विकास के समय शिक्षक को मुख्य रूप से भावाभिव्यक्ति प्रदान होना चाहिए। और लेखन कौशल की चाहत शब्द ज्ञान के साथ साथ भाव पर भी आधारित होती है। उसके बाद है सुरेश हैं एक भाषा शिक्षक अस्ति। सुरेश क्या एक भाषा का शिक्षक है। सह छात्रान एकस्मिन् ग्रामे परिभ्रमतुम निर्दिशति। वह छात्रों को एक गांव में घूमने के लिए आदेश देता है, निर्देश देता है। तत्तर अपना नाम सूचना पटान पठित्वा तद ऊपरी विवरण दातुम कथ्यति। उसके बाद जो दुकानें जहाँ उस पर उन पर जो सूचना पट लगे हुए हैं उनको पढ़कर और उनके विवरण देने के लिए कहते हैं। एवं विधा गतिविधि किम कथ्यते। इस प्रकार की जो गतिविधि है उसको क्या कहा जाता है। परियोजना कार्य, पठनम, लेखनम या भाषणम। तो एक गांव में जो बच्चों को भेजा जाता है और वहाँ पर दुकान पर जो सूचना पट लगे हुए हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है उनको फिर उनके ऊपर कुछ विवरण देने के लिए कहा जाता है, उनके ऊपर कुछ बोलने के लिए लिखने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो गतिविधि होती है ये परियोजना कार्य के अंतर्गत आती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सुरेश हैं, सुरेश का एक भाषा का शिक्षक है। वह छात्रों को एक गाँव में परिभ्रमण का निर्देश देता, मतलब घूमने के लिए कहते हैं। वहाँ बाजार में सूचना पट पढ़कर उनके ऊपर विवरण देने को कहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि प्रयोजन कार्य कहलाती है। उसके बाद है अध्यस्तनेषु किं शरण पूर्वक गतिविधि अस्ति। तो इनमें से कौन सी गतिविधि शरण पूर्वक गतिविधि यहाँ पर इसमें मानी गई है। तो यहाँ पर शरण पूर्वक गतिविधि है। परिच्छेद से भावमदाय तदगत प्रश्न नाम उत्तरम लिखतु छात्रा निर्दिष्टि। शिक्षक प्रस्तुत विषय जीवना अनुभव विषय छात्रा किम जानन्ति इति प्रश्नं कुर्यात्। परिच्छेद से विषय प्रश्नं कुर्यात् शब्दान वाक्यांशान समगृह्य तदुपरि पूर्वचर्चा कुर्यात्। तो यहाँ पर शरण पूर्वक गतिविधि क्या है, किसके बारे में है। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है, शिक्षक हैं प्रस्तुत विषय जीवन अनुभव विषय छात्रा किम जानन्ति इति प्रश्नं कुर्यात्। तो शिक्षक प्रस्तुत जीवन के अनुभव के विषय में क्या जानते हैं इसके ऊपर ही प्रश्न करने चाहिए। तो यह शरण पूर्वक गतिविधि के बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया है। शिक्षक को प्रस्तुत विषय में और जीवन अनुभव के विषय में छात्र क्या जानता है, इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए और यह शरण पूर्वक गतिविधि का उदाहरण है। उसके बाद है गीता एकम कथा संग्रह पढ़ती एवं प्रकारकम पठनम कथ्यते। गीता एक कथा संग्रह को पढ़ती है और इस प्रकार का पढ़ना जहाँ उसको कहा गया है। परीक्षार्थम पठनम, आनंद अर्थम पठनम, विशदार्थम पठनम या सूचना प्राप्ति इच्छा। तो गीता एक कथा संग्रह को पढ़ती है, इस प्रकार का जो पढ़ना है उसको कहा गया है। और इस प्रकार का जो पढ़ना है उसको कहा गया है आनंदार्थम पठनम। तो गीता क्या है, एक कथा संग्रह पढ़ती है और इस प्रकार के पठन को आनंद हेतु पढ़ना कहा जाता है, क्योंकि कथा संग्रह का अध्ययन अत्यधिक रुचिकर होता है। तो क्या है, ऑप्शन बी वाला इसमें माना गया है। उसके बाद है रचनात्मक कक्षायाम कविताया पाठन समय शिक्षक हैं। तो रचनात्मक कक्षा में कविता पाठन के समय में शिक्षक को समूहेषु चर्चां कवितामधिकृत्य स्व मंतव्यं प्रदातुं छात्रान् निर्दिशति। कविता पाठनं कुर्यात् छात्रान् पुनरावृत्तिं च कर्तुं निर्देशयेत्। पाठगत कठिन शब्दानाम् अर्थान् कंठस्थीकर्तुं निर्देशयेत् या व्याकरण गति नियमानाम् उपरि अभ्यासोपरि च ध्यानं दद्यात्। तो रचनात्मक कक्षा में कविता पाठन के समय में शिक्षक को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ए वाला, सुमहेशु चर्चा कविता मधिकृत्य स्व मंतव्य प्रदातुम छात्र निर्दिष्टि। समूह में चर्चा कराकर और उसके बाद अपने अपने विचार या प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देना। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। रचनात्मक कक्षा में कविता पाठन के समय में शिक्षक को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो रचनात्मक कक्षा में कविता पाठ के समय शिक्षक समूह में चर्चा करके कविता को अधिकरण कर अपने अपने विचारों को देने हेतु छात्रों को निर्देश करता है।
मतलब आपके क्या अनुभव है, क्या विचार हैं, तो वही जा यहाँ पर कहा जाता है। उसके बाद है अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम्। यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र के बारे में पूछा गया है। भारतीय शिक्षण आयोग, चट्टोपाध्याय आयोग, अंतर आयोग है या कोठारी आयोग है। तो त्रिभाषा सूत्र ये प्रस्तुत किया गया है और इसका संबंध है ऑप्शन सी से, कोठारी आयोग से। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। दिए गए उक्त विकल्पों में कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की है। त्रिभाषा सूत्र जो इसके अंतर्गत 3 भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी और एक जो भी स्थानीय भाषा है वहाँ की, वो आती है, जिसमें कोई भी हो सकते हैं, इंग्लिश है या कोई अन्य भाषा है। तो इस प्रकार की 3 भाषाएं इसमें मानी गई है, हिंदी, अंग्रेजी और तीसरी पंजाबी है, संस्कृत है या कोई भी अन्य भाषा है, तो जो भी कहीं बोली जाती है तो वहाँ की स्थानीय भाषा, तो ये त्रिभाषा में आ जाते हैं। उसके बाद है सर्वेषां बालानां जन्मनः एव भाषाधिकरणस्य अंतर्निहित शक्ति विद्यते। सर्वेषां बालानां जन्मनः एव, सभी जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनमें जन्म से ही भाषा को ग्रहण करने की अंतर्निहित शक्ति विद्यमान है। सार्वत्रिक व्याकरण विशिष्ट की, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट की, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट की या सार्वत्रिक शब्दकोश विशिष्ट की। तो इसमें कौन सा माना गया है? और इसमें जो रहेगा जो ऑप्शन सी वाला है, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट की। तो सभी बालकों में जन्म से ही सार्वत्रिक मार्ग की विशेषता से ही भाषा ग्रहण की अंतरिक्ष शक्ति विद्यमान रहती है। उसके बाद है भाषाया कौशल चतुष्टयम अतिरिक्त अधोलिखितेषु अपरम कौशलम किमस्ति। तो भाषा का जो कौशल चतुष्टय है, इसके अतिरिक्त इनमें से दूसरा कौशल कौन सा है? सर्जन कौशलम, चिंतन कौशलम, संप्रेषण कौशलम या अध्ययन कौशलम। तो भाषा कौशल का जो चतुष्टय है उसके अतिरिक्त दूसरा कौशल कौन सा है? और सर्जन, संप्रेषण, अध्ययन, तो ये है चिंतन कौशल। तो भाषा की कौशल चतुरता चिंतन कौशल में है और चिंतन कौशल से ही व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता है। उसके बाद है बहुभाषिकतायाः उपयोगः साधन रूपेण अनिवार्यता क्रियते। बहुभाषिकता का उपयोग साधन के रूप में अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। येन, जिससे, बहुभी भाषावी बालः अधिगम कुर्युः, बहुनां भाषणम् अधिगम कुर्युः, शिक्षिका बहुनां भाषणम् अधिगम कुर्यात् या प्रत्येक बालः सौविध्यात् स्वीकृतः च इति अनुभवति। तो बहुभाषिकताया उपयोग साधन रूपेण अनिवार्यता क्रियते। येन, जिससे, तो इसका कौन सा है? ऑप्शन डी वाला, प्रत्येक बालः सौविध्ययुक्तः स्वीकृतः च इति अनुभवति। तो बहुभाषिकता का उपयोग साधन रूप से अनिवार्यता प्रत्येक बालक के सौविध्य रूप से स्वीकृत भाव का अनुभव करता है। तो ये जो ऑप्शन डी जो है इसको यहाँ पर माना गया है। उसके बाद जो यहाँ पर इसमें गद्यांश आ जाता है क्वेश्चन आंसर फिल करने। तो एक बार में ही आपने जो पूरा गद्यांश है उसको ध्यान से पढ़ लेना है, ताकि बार बार आपको गद्यांश ना पढ़ना पड़े, क्योंकि एग्जाम में समय जवाब बहुत कम होता है। तो यहाँ पर गद्यांश इसमें क्या कहा गया है कि जीवने अन्न अपेक्षा जलस्य अधिक महत्वम् अस्ति। हमारा जो जीवन है इसमें जो अन्न है, भोजन है, इसकी अपेक्षा जल का बहुत अधिक महत्व है। अतएव जलस्य प्रनाम जीवनमिति समझते, इसलिए जल का दूसरा नाम जीवन कहा गया है। अस्माकम देश कृषि प्रधान है और हमारा जो देश है वो कृषि वाला, कृषि प्रधान है, क्योंकि मुख्य जो पेशा वो क्या है? खेती बाड़ी करना है, कृषि है। देशस्य औद्योगिक आर्थिक भौतिक है विकास है कृषि अवलंबन देश। और देश का जो भी औद्योगिक है, आर्थिक है, भौतिक विकास है, सभी क्या है? कृषि के सारे ही रुका हुआ है, क्योंकि जितने भी काम है वो सभी खेती पर निर्भर है। क्योंकि खेती करेंगे तो उसमें क्या फसल उगेगी, गेहूँ, धान, सब्जियाँ, फल, तो यही फिर क्या है आगे फैक्ट्री में जाएगी और इन्हीं फिर से आगे आर्थिक भौतिक जो भी है वो सारा विकास होगा। क्योंकि जब खेत में पैदा होगा तभी वो मार्केट में आएगा, बाज़ार में आएगा।
जब खेत में पैदा नहीं होगा तो मार्केट में कहाँ से आएगा। तो इसकी जो जड़ है ये क्या उत्पत्ति सारी क्या है, ये कृषि से मानी गई है, क्योंकि खेती से ही सारे काम चलते हैं। कृषि विकास है जलम आवश्यकम, और खेती जो है कृषि के लिए क्या है, जल की जरूरत है, क्योंकि जो भी फसल करेंगे उसमें पानी की आवश्यकता होगी। तो कृषि के विकास के लिए जल की जरूरत है। और वृष्टि जलेन नदी जलेन प्रताप जलेन सस्य संपन्न भवन्ति ते नदी मातृका। और जैसे वर्षा का जल हो गया, नदी का जल हो गया, या जो अन्य प्रपात है तो बांध वगैरह, तो उनसे सस्य संपन्न भवन्ति, तो फसलें जो है में उत्पन्न होती हैं। ते नदी मातृका। तो वृष्टि जल हो गया, नदी जल हो गया, और ये प्रपात जल मतलब जो ये झरना जो है इसका जल हो गया। तो इससे क्या है, जो फसलें वो समृद्ध बनती है। और ते नदी मातृका, और वे जो नदी है जननी के समान कही गई है। अस्माकं स्नानाय पानाय सस्य सेचनाय च नद्यः जलम चित्रन्ति। हमारे स्नान करने के लिए मतलब नहाने के लिए, पीने के लिए, और सस्य सेचनाय जो फसल है उनको सींचने के लिए नदियाँ जो जल है वो सींचती है, मतलब क्या है, खींचती है, नदी जल को खींचती है। नदीषु तत्तर तत्तर सेतु बद्ध्वा जल संचयं च कृत्वा जनः कुल्य द्वारा संचितम जलम सुदूरम नयन्ति। और नदियों के द्वारा तत्तर मतलब वहाँ इधर उधर, सेतुम बद्ध्वा नदी पर जो है इधर उधर पुल जो वो बनाकर, और जल संचयन कृत्वा जल का संचय करके, लोग जो कुएं हैं उनके द्वारा सिंचितम जलम दूरम नयन्ति, सिंचाई के लिए जो जल है उसको दूर तक ले जाते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ आप बांध वगैरह जो से भी लगा सकते हैं कि नदियों पर जो है बांध बनाकर और जल को इकट्ठा करके फिर उस जल को जो भी कुएं वगैरह है, नालियाँ हैं, उनके द्वारा उसको दूर ले जाते हैं। तेन च क्षेत्राणि सिंचन्ति, और जो उससे खेत है वो सिंचाई किए जाते हैं। काले वस्तु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी इति प्रार्थना। तो काले वस्तु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी इति प्रार्थना जल समेतम सूचयति। तो इस प्रकार से समय पर जहाँ वर्षा हो और पृथ्वी जहाँ क्या है फसलों से युक्त हो जाए, हरी भरी हो जाए, इति प्रार्थना, इस प्रकार की प्रार्थना जल के महत्व को की सूचना देती है। नहीं शक्नुवंती जलम बिना जीवितम तीर्णान्यपि, और नहीं शक्नुवंती जलम बिना, जल जो है उसके बिना एक तिनका भी होता जो है वो भी उत्पन्न नहीं हो सकता, जीवित नहीं रह सकता। तो जल के बिना क्या है, तीर्णानी अपि, घास भी जाओ उत्पन्न नहीं हो सकती या जीवित नहीं रह सकती। तीर्णादीनी चाहे धेनुवादी न पशुनाम आहार भवन्ति, और जो घास जो होता है वो उसी के द्वारा ही पशु का जो भोजन है वो होता है। या तीर्णादीनी धेनु आदि न पशुनाम आहार है, जो घास आदि जो गाय आदि हैं पशु उनका आहार होता है, क्योंकि जब जल ही नहीं होगा तो घास भी उत्पन्न नहीं होगा। तो क्योंकि जो घास है उसको गाय पशु जा वो खाते हैं, उनका भोजन माना गया है। प्रायण नदी तीरेषु महानगराणी विकासों उपगच्छन्ति। प्राय अक्सर जो है नदी के किनारे पर ही जो महानगर है, शहर वगैरह हैं, ये विकास को उत्पन्न होते हैं या विकास को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जितने भी फैक्ट्री वगैरह शहर देखे होंगे आपने, ये सारी क्या हैं, नदी महासागर तो इन्हीं के किनारे पर है। नाना प्रकार उद्योगापि तत्र समीपता विकसिता च, और अनेक प्रकार के जो उद्योग हैं वह भी तत्र वहीं पर ही विकसित, पास में विकसित होते हैं। क्योंकि जितने भी ये उद्योग कारखाने लगाए जाते हैं सभी जो नदी है इनके पास में ही लगाए जाते हैं, ताकि वहाँ से जो पानी जो है वो आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो नाना प्रकार उद्योगापि तत्र समीपता विकसिता च, तो अनेक प्रकार के उद्योग वे भी इसी के पास में स्थापित किए जाते हैं और विकसित होते हैं। जल मार्गेण संचार से शौर्यकर्म अपि मानव जीवन सुखमयम करोति, और जल मार्ग के द्वारा संचार के जो भी कार्य हैं वो मानव जीवन के
लिए सुखमय होते हैं। या बहुत से ऐसे जलमार्ग है, जैसे समुद्री जहाज वगैरह जो हो गए, जो भी व्यापार होता है वो जलमार्ग के द्वारा होता है, और आसानी भी उसमें होती है क्योंकि कम खर्चा भी उसमें आता है। तो जलमार्गेर संचारस्य शौर्यकरमपि मानवजीवनं सुखमयं करोति। तो इसी कारण से ये जो जलमार्ग जो है, इसके द्वारा संचार जो है उसकी सुगमता जो मानव जीवन को सुखी बनाती है। क्योंकि जो सड़क वगैरह जो उससे व्यापार जो होता है वो भी कुछ महंगा भी पड़ता है, समय भी ज़्यादा लगता है। तो जो समुद्र के द्वारा जो व्यापार किया जाता है वो कम जा खर्चीला भी हो माना गया है। तो अतएव नदी तटेषु जनानां वासस्थानानि आधिक्येन सन्ति। इसलिए नदी के जो किनारे हैं उस पर लोगों के जो रहना सहना जो वो अधिक होता है। तो इसलिए नदी के किनारे अधिक लोग रहते हैं। सर्व प्रकाराणाम उद्योगानां विकासाय विद्युत शक्ति में अपेक्षित है। और सभी प्रकार के जो उद्योग हैं उनके लिए बिजली की जरूरत होती है। तो सभी प्रकार के उद्योगों के विकास के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। बिजली की क्या उसके लिए आवश्यकता होती है, क्योंकि जितनी भी फैक्ट्री उद्योग चलेंगे किससे चलेंगे, बिजली से चलेंगे। और ताम विना कॉपी उद्योग है अधिक उत्पादन अक्षम लाभप्रद है व न भवति। और उसके बिना कोई सा भी उद्योग अधिक उत्पादन करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो इसके बिना कोई भी उद्योग अधिक उत्पादक या लाभदायक नहीं हो सकता। और प्रकाशाय तस्य उपयोग है सर्वविदित है। और रोशनी के लिए इसका जो उपयोग है वो सर्वविदित है, मतलब इसको सभी जानते हैं, क्योंकि लाइट या बिजली प्रकाश इसकी तो जरूर आवश्यकता होती है। साच शक्ति ही स्वाभाविक कृतकई या जल प्रपातई निराशाय सम उत्पादते है। और साच शक्ति स्वाभाविक कृतकई, और ये जो शक्ति है ये प्राकृतिक जो कार्य हैं उनसे उत्पन्न होती है। और जल प्रपात निराशय में उत्पन्न है, जो किससे होती है, जो जल प्रपात बनाए जाते हैं, डैम वगैरह, तो जहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है, तो ये काम क्या है उन्हीं से होते हैं। झरने वगैरह जो है उनसे। अतः जलम विद्युत उत्पादन भी सहायकम भवति। इसलिए जो जल है ये बिजली को बनाने के लिए उत्पादन करने में भी बहुत सहायक होता है। एवं च नद्यः राष्ट्र जीवनम सर्व संपन्नम कुर्वन्ति। इसी प्रकार से जो नदी है वो राष्ट्र जीवन के संपन्न के लिए भी जरूरी है, या इससे नदी जो है इसके द्वारा राष्ट्र जीवन भी संपन्न होता है। अतः भारतीय निग्रह अनुग्रह च इमा देवता मन्यन्ते। इसलिए जो भारतीय हैं, तो अतः भारतीय निग्रह अनुग्रह च इमा देवता मन्यन्ते। इसलिए भारतीय देवताओं को संयम और कृपा में मानते हैं। पुरातना महर्षि तो जलस्य महत्व ज्ञातवंत है। प्राचीन जो महर्षि थे वे तो जल के महत्व को जानते ही हैं, यह मानते ही हैं। अतएव के आप शिव आप संतुति प्रार्थ्यंत है। इसलिए के शिव आप है, इसलिए जल कितना कल्याणकारी है, जल इति प्रार्थ्यंत है, इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से जो जल है वो सबके लिए कल्याणकारी हो, इसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं। तो प्राय नदी तीरेषु महानगरेषु विकास को पूजनती। प्राय क्या है, नदी के किनारे पर ही जो शहर वगैरह है वो विकास को प्राप्त होते हैं, और अनेक प्रकार के उद्योग भी वहीं पर पास में ही विकसित होते हैं। जलमार्ग के द्वारा जो संचार है, इससे सौर्यक्रम जो भी
काम है सुगमता से, जो मानव जीवन को सुखी बनाते हैं। जल के द्वारा संचार की सुगमता भी मानव जीवन को सुखी बनाती है। इसलिए नदियों के किनारों पर लोगों के जो वास है, निवास स्थान है, वो अधिक देखने को मिलते हैं। और सभी प्रकार के उद्योगों का जो विकास है वो विद्युत जो है उसके द्वारा ही अपेक्षित है, क्योंकि फैक्ट्री या उद्योग है उसको चलाने के लिए बिजली जो है उसकी जरूरत पड़ती है। और उसके बिना कोई भी उद्योग अधिक उत्पादन या लाभप्रद प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो इसके बिना कोई भी उद्योग अधिक उत्पादक या लाभदायक नहीं हो सकता। और प्रकाश है तस्य उपयोग सर्वविदितः, और प्रकाश के लिए उसका उपयोग क्या है, सर्वविदित है। और साच शक्ति स्वाभाविक या जल प्रपाते निराशम उत्पद्यते है, और वह शक्ति प्राकृतिक कलाकृति से उत्पन्न होती है। अतः जलम विद्युत उत्पादन सहायकम भवति, इसलिए क्या है, जो जल जो है वो विद्युत उत्पन्न करने में बहुत सहायक होता है। एवं से नद्या राष्ट्र जीवन सर्वसंपन्न कुर्वन्ति, इसी प्रकार से नदियाँ जो राष्ट्र के जीवन को समृद्ध बनाती है। अतः भारतीय निग्रहण गुरे इमा देवता मनते, इसलिए जो भारतीय है इन देवताओं को सिमर के रूप में मानते हैं। और जो प्राचीन जो ऋषि हुए वे जल के महत्व को मानते थे या उनके बारे में जानते थे। अतएव के शिवा संतु इति प्रार्थन्ते, इसलिए जो जल है वो सबके लिए कल्याणकारी हो, इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार का ये जल के जो महत्व उसके बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो इसमें जो आप क्वेश्चन आंसर छाटने आ जाते हैं, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, जीवने अनपेक्षा कस्य अधिक महत्व अस्ति। ये जो जीवन जो हमारा जो जीवन है इसमें अन्न की अपेक्षा किसका महत्व बताया गया है। जैसे कि ये पूरा गद्यांश जल के ऊपर ही है। अगर आप इसको बिना देखे भी जब आप एकदम से आंसर सही कर दोगे, अगर आपने एक बार में ही गद्यांश सही पढ़ा होगा, क्योंकि जल जो उसकी महिमा महत्व बताया गया है। तो क्योंकि जल के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। आपने जो बचपन है उसमें कहानी पढ़ी होगी, मछली जल की रानी है, क्योंकि सभी का जो काम है, जीवन है, वो जल से ही चल रहा है। क्योंकि जो अन्न है उसके द्वारा तो हम 1-2 दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी जाओ उसके बिना हम कुछ पल भी नहीं जी सकते। तो जीवन में अन्न की अपेक्षा जल जो है उसका महत्व बताया गया है। जल का दूसरा नाम ही जीवन कहा गया है। और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अन्न उत्पादन के लिए जल की बहुत ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। उसके बाद है जलस्य अपरम नाम की, जल जो है उसका दूसरा नाम क्या है। चरणम आभूषणम वस्त्रम या जीवनम, तो दूसरा नाम क्या है, जीवन है। तो जल का दूसरा नाम जीवन है। जीवन से लेकर प्रकृति की सारी वनस्पतियाँ जल पर ही आधारित है, टिकी हुई है, अवलंबित है। उसके बाद जलम इति पदस्य पर्यायः भवति। जलम जो यहाँ पर आया है इसका एक पर्यायवाची शब्द है समीपम, नीरम, दुग्धम या दूरम। तो ये समीप मतलब पास में है, ये दूध है, और ये दूर होता है, ये नीरम जल है। तो इसका पर्यायवाची कौन सा होगा, नीरम। उसके बाद आ जाता है एकत्रीकृतम इति पदस्य कृत्य गद्यांशस्मिन् क्या शब्द प्रयुक्त है। एकत्रीकृत, इस पद के लिए इस गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। एकत्रीकृतम, इकट्ठा करना। आनितम, लेकर आना, सिंचित करना, देना या वितरित करना। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा, जो इसमें तो ये संचित करना है, सिंचित नहीं है, संचित है। संचित, एक सिंचित सिंचाई करना होता है, ये संचित है इकट्ठा करना। तो एकत्रीकृतम, इकट्ठा करना। तो ऑप्शन बी जो इसका हो जाएगा। तो एकत्रीकृतम पद हेतु इस गद्यांश में जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो संचितम है। इसका मतलब इकट्ठा करना ही होता है। जैसे कहीं पर या तालाब वगैरह बना ले और एक साथ पानी जहाँ पर इकट्ठा हो सके। नेक्स्ट है तीर्ण आदि ने कैसा महारय भवंती। ये जो तीर्ण आदि जो है, तीन के का मतलब यहाँ पर घास से लिया गया है। तो ये किन का भोजन है, मत्स्यों का, पशुओं का, पक्षियों का या सर्पादि नाम या सर्पों का। तो घास या कौन खाते हैं, घास खाते हैं पशु, तो जाएगा ऑप्शन बी वाला।
उसके बाद है उद्योगा नाम विकास है किम अपेक्षित है। उद्योग जो उनके विकास के लिए भी किन की जरूरत पड़ती है? पित्त शक्ति, वृक्ष, विद्युत या पुष्प शक्ति। क्योंकि जो भी उद्योग है, फैक्ट्रियाँ हैं, वो बिजली से चलती हैं। और बिजली किससे बनती है? तो सस्ता जो साधन है वो जल ही है, जल से बनती है। वैसे तो और भी बहुत से साधन हैं आजकल, तो पेट्रोल डीजल हो गए, डीजल है जैसे जनरेटर वगैरह हो गए, और वैसे तो सौर ऊर्जा उससे भी हो जाता है, लेकिन जो फैक्ट्री जो होती है उसमें भारी काम होता है, उसमें सौर ऊर्जा का तो उतना जो काम नहीं चलता है। तो ये जो जल जो है इससे से बिजली बनती है, और जिसका प्रयोग जो फैक्ट्री जो है उनमें उद्योगों में होता है। तो उद्योगों का विकास विद्युत शक्ति पर निर्भर करता है। उसके बिना कोई भी उद्योग इतना लाभकारी नहीं होता जितना होना चाहिए। प्रकाश के लिए उपयोग सर्वविदित है। ज्ञातव्य है कि विद्युत की शक्ति जल में ही निहित होती है। तो सबसे सस्ता और प्रदूषण मुक्त जो बिजली है वो जल वाली ही मानी गई है, क्योंकि और जो डीजल पेट्रोल है इनसे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। नेक्स्ट है सर्वविदित है पदस्य पर्याय है। तो सर्वविदित इसका पर्यायवाची कौन सा है? सर्वे ज्ञात है, तव्य ज्ञात है, मय ज्ञात है या मात्र ज्ञात है। तो सर्वविदिता मतलब सब जानते हैं, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए वाला होगा। सर्वविदित है, सर्व ज्ञात है, अर्थात सब कुछ ज्ञात है या इसे पहले से ही जाना जा रहा है। उसके बाद है नद्यः राष्ट्र जीवनम कथम कुर्वन्ति। नदियाँ जो है राष्ट्र के जीवन का क्या करती हैं? सिद्ध रहित करती है, सर्वसंपन्न करती है, पर्वतम करती है, लक्ष्य विहीनम करती है। तो नदियाँ जो होगी राष्ट्र जीवन को क्या करेंगी? क्या करेंगी? वो सर्वसंपन्न बनाएंगी। तो नदियाँ क्या है? सर्वसंपन्नता प्रदान करती है। राष्ट्र की जीवन यह राष्ट्र का जीवन कही गई है। नदियों के जल को रोककर बांध का निर्माण किया जाता है। इन बांधों में छोटे छोटे नहरों को निकालकर दूर दूर तक फसलों की सिंचाई की जाती है। इससे हम स्नान भी करते हैं, इसका जल पीने के काम भी आता है, और फसलों को सींचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। डैम बनाकर उस पर या फिर बिजली भी बनाई जाती है। उसके बाद है परिच्छेदकृत कई इति पदस्य अभिप्राय है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? प्राकृत प्राचीन नवीन या निर्मित। और इसका जो अर्थ है यहाँ पर निमित्त से लिया गया है, निमित्त कारण। तो ये तो जो यहाँ पर जो गद्यांश जो था उसमें से क्वेश्चन फिल करने थे, और अब जो यहाँ पर जो हमारे पद्यांश जो है उस वो आ जाता है, और इसमें से ही आपने अब क्वेश्चन फिल करने होंगे। और क्वेश्चन तभी फिल होंगे, पहले आपको जो पद्यांश है उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे महाजनस्य संसर्ग है, कस्य नवंती कारक है, पद्य पत्तर स्थितम वारी दत्ते मुक्ता फलाश्रियम। महाजन से संसर्ग, जो महाजन का मतलब जो अच्छे व्यक्ति जो है सज्जन व्यक्ति उनसे लिया गया है कि सज्जन व्यक्ति के जो साथ है संगति जो होती है वो किसकी उन्नति नहीं करती है, मतलब सभी की करती है जो अच्छे व्यक्ति जो होंगे। पदम पत्तर स्थितम वारी दत्ते मुक्ता फलाश्रियम, जो कमल का जो पत्ता होता है उस पर स्थित जो जल है, दत्ते मुक्ता फला श्रियम, तो कमल का जो पत्ता उस पर स्थित जो जल है वो मुक्ता फल की शोभा को दान करता है। मतलब ऐसा लगता है देखने में, जो उस पर कमल के पत्ते पर जो पानी की बूंद होती है। नेक्स्ट है वासांश जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहानी नरो पराणी तथा श्रीरानी विहाय जीर्णा नयनानी संयाति नवानी देही। तो यहाँ पर जो आत्मा और जो हमारे कपड़े हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे वासांश जीर्णानी यथा विहाय, जैसे हम जो है फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उनको छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है वह भी पुराना जो हमारा शरीर है उसको छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। तो आत्मा जो उसके बारे में है, गीता जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण जब उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे ये उन्हीं में से है। वासांश जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहानी नरो पुरानी तथा श्रीरानी विहाय जीर्णा नयनानी संयाति नवानी देही। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए थे ये वस्त्रों के माध्यम से आत्मा के बारे में, कि जैसे हम अपने जीवन में जो कपड़े जो होता है
फटे पुराने कपड़े उसको छोड़कर नए कपड़ों को धारण करते हैं, इसी प्रकार से हमारी आत्मा है वह भी क्या है, हमारा जो शरीर है जब ये पुराना हो जाता है तो इसको छोड़कर नए शरीर में चली जाती है, उसको धारण करती है। उसके बाद है मयूरा नाम वरे नित्यम सुंदरम कहते हैं पिशन। मोर जो होता है उनका जंगल में नाचना, वो कोई उसका महत्व नहीं है। मयूरा नाम वने नित्यम सुंदरम कहता है पिशन। तो मोर में अगर वन में अगर मोर नृत्य करता है तो उसका महत्व नहीं है। न दृष्ट गुण भी यावत तावत अस्ति निरर्थक। जब तक उसको गुणों को देखने वाला कोई व्यक्ति न हो तब तक क्या है, वे निरर्थक ही है। मतलब जैसे आपने कोई काम किया, या आप अपने ऊपर ही इसका उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, और आपने एग्ज़ाम दिया, जब आप उसकी दूसरा व्यक्ति उसकी जांच करेगा तभी आपके अंदर पता लगेगा कि आपके अंदर कितने गुण हैं। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर इसमें कहा गया था। तो इस प्रकार से जो मोर है उनके बारे में कहा गया है कि मोर का नाचना तब तक व्यर्थ है जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में यह नहीं बताता कि तुम काम ये अच्छा कर रहे हो या गलत कर रहे हो। क्योंकि सभी जो अपने अनुसार तो सभी सही करते हैं। आपने देखा भी होगा, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चन पेपर हल करके आते हैं तब देखने में लगता है कि भाई हम तो सभी सही करके आए हैं, लेकिन जब जो दूसरा जो उसका निरीक्षण करता है तब पता लगता है कि आप एग्ज़ाम में क्या करके आए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर बहुनाम शास्त्रनाम केवल पठनेन किम न चेदाचरणम तेषां कृते शस्त्रधारिणा। तो बहुनाम शास्त्रनाम केवल पठनेन किम, बहुत ज़्यादा जो शास्त्र हैं, किताबें हैं, उनको पढ़ने से कोई क्या फ़ायदा। न चेदाचरणम तेषां कृते शस्त्रधारिणा, अगर शस्त्र धारण के द्वारा उन पर आचरण नहीं किया जाता, उन पर विचार नहीं किया जाता है। कि बहुत ज़्यादा जो बुक है पढ़ने से, विद्या ग्रहण करने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उन पर अमल नहीं करोगे, उन पर विचार नहीं करोगे। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्व दुर्वचनम तथा क्रोध दृढ़ वादचा पर वाक्येश्वनात्र है। तो मूर्ख व्यक्ति जो है उनके 5 हाव भाव जो चिन्ह हैं वो बताए गए हैं। जैसे गर्व करना, घमंड जो होता है, अहंकार, दुर्वचन हो गया, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार, क्रोध हो गया, और दृढ़ वाणी हो गई, और दूसरे के जो वाक्य हैं उनका अनादर करना। तो इस प्रकार के जो 5 चिन्ह हैं ये मूर्खों के बताए गए हैं। उसके बाद है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवाद मतलब झगड़े के लिए, और धन मद के लिए, और शक्ति जावो दूसरों को पीड़ा देने के लिए कही गई है। खलस्य साधो विपरीतम एतत्, दुष्ट व्यक्ति और जो अच्छा व्यक्ति है उसके विपरीत ये मानी गई है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञान दान और रक्षा के लिए। तो यहाँ पर भी जो दुष्ट व्यक्ति अच्छा व्यक्ति जो उनके बारे में बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति अगर उसके पास विद्या हो उसका कैसे प्रयोग करेगा, अगर धन हो तो उसका कैसे प्रयोग करेगा, अच्छा व्यक्ति के पास धन हो या विद्या हो तो उसका कैसे प्रयोग करता है। तो वही जो यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर ये जो पद्यांश हैं, और उसके बाद जो यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। कुत्तर स्थितम वारी मुक्ता फला सीरियम धत्ते हैं। उष्टर पृष्ठ स्थितम, ऊँट जाओ उसके पेट पर स्थित, सरोवर में स्थित, पदपत्र में स्थितम या श्वान पृष्ठम स्थितम, कुत्ता जो होता है उसकी पूंछ पर स्थित। तो मुक्ता फल का मतलब जो मोती जो होता है उससे अर्थ यहाँ पर लिया गया है। मोती जो किस प्रकार सुशोभित होता है, तो जब वो कमल का जो पत्ता होता है उस पर स्थित होता है। तो ऑप्शन सी इसका माना गया है कि पदा पत्र में स्थित वारी मुक्ता फलम श्रीम धत्ते है, कि कमल के पत्ते पर स्थित जल मुक्ता फल की शोभा को दान करता है, मोती की जो शोभा उसको दान करता है। तो इस प्रकार से चमकता है जैसे एक मोती चमकता है जब कमल के पत्ते पर जल की कोई बूंद हो। नेक्स्ट है वस्त्राणी पदस्य कृत्य द्वितीय श्लोक किम पदम प्रयुक्तम। एक शब्द आया था जब हमने जब श्लोक किया
वस्त्राणी। तो इसके लिए जो कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर द्वितीय श्लोक में, वासांसी गृह्णाति जीर्णानिया शरीराणि। तो ये पुराने हैं, ये शरीर हो गया, ग्रहण करना है, और ये हो गया वासांसी। तो वस्त्राणी शब्द का प्रयोग दूसरे श्लोक में किया गया है। इसके लिए जो उपयुक्त जो पद है वो वासांसी है कि जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को छोड़कर मनुष्य नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया जो शरीर है उसको धारण करती है। उसके बाद है साधु शक्ति कथम उपयुक्ता भवति। साधु जो होता है अच्छा व्यक्ति, उसकी शक्ति किस प्रकार उपयुक्त हो जाती है? रक्षा करने के लिए, दूसरों को पीड़ा देने के लिए, मद के लिए, या फिर दान देने के लिए। तो साधु शक्ति कथम उपयुक्त है। साधु जो होता है अच्छा व्यक्ति, उसकी शक्ति जो अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा दूसरों की रक्षा करने के लिए, न कि उसको दूसरों को पीड़ा देने के लिए। तो सज्जनों की शक्ति रक्षा से ही उपयुक्त होती है। सज्जन दूसरों की सदा कल्याण की कामना करता है, जबकि दुष्ट दूसरों को क्या है, कष्ट पहुंचाता है। नेक्स्ट है मयूरा नाम सुंदरम नृत्यम कदा पर्यंतम नृत्य भवति। मोर जो होता है उनका जो सुंदर नाचना कब तक सही नहीं माना गया है। यावत धेनुपनादिष्टम, जब तक गाय उनको ना देखे, पक्षी ना देखे, गुणों को जांचने वाले उन्हें ना देखे, या कोई हिंसक ना उनको देखे। तो मयूरा नाम सुंदरम नृत्यम कदा पर्यंतम नृत्य का, मोरों का जो सुंदर नाचना, चाहे वो कितने ही अच्छा डांस कर रहे हो, नाच रहे हो, वो तब तक बेकार है जब तक उसके गुणों को देखने वाले, परख करने वाले उसको ना देख लें। तो मयूर वन में सुंदर नृत्य करते हैं, उनके नृत्य तब तक नर्तक ही है जब तक गुणों का समावेश नहीं होता है। नेक्स्ट है अध्ययन पदस्य कृते पंचम श्लोके किम प्रयुक्तम। अध्ययन जो यहाँ पर आया है किसी व्यक्ति में है, तृतीय व्यक्ति जो उसमें है अध्ययन पढ़ाई से। तो पंचमे श्लोक किम पदम प्रयुक्तम, पांचवें श्लोक में कौन सा इसके लिए सब पद का प्रयुक्त हुआ है? पठन से, सुखदाचरण से, अनादर से, दुर्वचन से। तो ये इसका जो अर्थ है अध्ययन करना मतलब पढ़ना, तो पठने जो इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है पर वाक्येषु का अनादर करोति। दूसरों के वाक्यों का अनादर तिरस्कार कौन करता है? हाथ मूर्ख, बुद्धिमान या शुद्धि व्यक्ति। तो मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वही क्या है, दूसरों की बातें जो होते हैं, वाक्य जो होता है उसका अनादर करते हैं। तो क्रोध से युक्त और दृढ़ता से हो रहे वाद विवाद से युक्त दूसरों का कथन सर्वदा अनादरणीय होता है। सौहार्द के बीच सरसता बसती है और सर्वी वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का समावेश होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए इससे भी अच्छे जो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।